नमस्कार, मैं धर्मपाल धनखड़। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे महिला सम्मान और राजनीति की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण और उनके सम्मान को लेकर खुद को बेहद संवेदनशील और सचेत दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता उस वक्त अनायास सामने आ गई जब वे 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से अपने चिर परिचित अंदाज में पूरे जोश के साथ महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें सशक्त बनाने की अपील कर रहे थे। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। ठीक उसी समय उनके गृह राज्य गुजरात की सरकार ने चर्चित बिल्किस बानो रेप और उसके परिजनों की हत्या के 11 आरोपियों की सजा माफ करके रिहा कर दिया। इतना ही नहीं, भाजपा और आरएसएस के एक सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों ने तो रिहा हुए दोषियों का बाकायदा फूल मालाओं से स्वागत किया और उन्हें तिलक लगाकर मिठाइयां खिलाई। और ये सब हुआ मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय की सिफारिश और गुजरात सरकार के निर्देश पर। अब बिल्किस के दोषियों की रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई चल रही है। इस मामले में गुजरात सरकार की ओर से दाखिल किए गए 477 पन्नों के भारी भरकम हलफनामे में केंद्रीय मंत्रालय का एक पत्र भी नत्थी है। इससे पता चलता है कि सरकार के गृह मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर ही रेप और हत्या के दोषियों की सजा माफ करके रिहा किया गया था। यदि यह हल्फनामा राफेल सौदे की जानकारी की तरह सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में दिया जाता तो बिल्किस बानो को दोषियों की रिहाई का सच कभी जनता के सामने नहीं आ पाता। लेकिन अब सच सबूतों के साथ जनता के बीच आ चुका है। इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों मौन हैं। हालांकि प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे में कई कार्यक्रमों व जनसभाओं को संबोधित भी कर चुके हैं, लेकिन इस बारे में पूरी तरह चुप है। अब मीडिया के जरिए दोषियों के गुड कंडक्ट यानी सदचरित्र और कानून पालक होने के बारे में जानकारी मिल रही है। पैरोल व फरलो के दौरान दोषियों ने गवाहों को धमकाया, इसकी शिकायतें भी पुलिस को दी गई। बिल्किस बानो के मामले के 4 गवाहों ने पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसके अलावा कई शिकायतें भी पुलिस को दी गई जिन पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दोषियों के बीजेपी नेताओं से बेहद नज़दीकी संबंध हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूर्व राज्य मंत्री और लोकसभा सदस्य जसवंत सिंह और विधायक शैलेश भाई भामोर ने पैरोल पर आए एक दोषी शैलेश चिमन भाई भट्ट के साथ मंच भी साझा किया। इसकी फोटो भी मामले के एक गवाह मंसूर अब्दुल रज्जाक ने पुलिस को शिकायत के साथ दी थी। इसे एफआईआर में नहीं बदला गया। दोषियों के अच्छे आचरण का पता इस बात से भी चलता है कि ज़्यादातर दोषियों ने पैरोल और फरलो खत्म होने के बाद कभी भी सही समय पर सरेंडर नहीं किया। एक दोषी ने तो पैरोल खत्म होने के 122 दिन बाद सरेंडर किया। अब गोधरा जेल सलाहकार समिति से लेकर केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय तक ने इन सब तथ्यों को क्यों और कैसे नजरअंदाज किया, इसका अनुमान लगाना कतई मुश्किल नहीं है। गौरतलब बात यह है कि केंद्र सरकार खुद इसी साल जून महीने में एक एडवाइजरी जारी कर चुकी है, जिसमें राज्य सरकारों से कहा गया है कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषियों की सजा में किसी तरह की छूट ना दी जाए। फिर सवाल उठता है कि बिल्किस के दोषियों को रिहा क्यों कर दिया गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर है इसका सीधा कनेक्शन गुजरात चुनाव से है। भाजपा हर चुनाव में
हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाती रही है। बिल्किस के दोषियों की रिहाई से कट्टर हिंदूवादी भाजपा के समर्थन में लामबंद होंगे और मुस्लिम भाजपा के विरोध में। चुनाव में मतदाताओं को ध्रुवीकरण करना ही असल मकसद है। यूं भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए श्याम दाम दंड भेद सभी हथकंडे अपनाती रही है, भले ही चुनाव में उसे सजा याफ्ता अपराधियों की मदद लेनी पड़े। इसका ताज़ा उदाहरण है सिरसा डेरे के संचालक गुरमीत राम रहीम की पैरोल पर रिहाई। हरियाणा में एक विधानसभा क्षेत्र मंडी आदमपुर में उपचुनाव है। चुनाव से चंद रोज पहले साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के दोष में 20-20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई है, वो भी जेल में अच्छे आचरण के आधार पर, बाकायदा नियमानुसार, साथ में Z+ सिक्योरिटी भी दी गई है। राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद उनके समर्थकों ने पंचकुला समेत हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में जिस तरह आगजनी की थी उसे लोग अभी तक भूले नहीं हैं। कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये कि आदमपुर हलके में राम रहीम के शिष्यों के करीब 20,000 वोट बताए जाते हैं। साथ ही हिमाचल में भी उनके शिष्य बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी हैं। इसी साल फरवरी में राम रहीम को पैरोल पर 21 दिन के लिए रिहा किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव थे। अब ये संयोग है तो अद्भुत है और प्रयोग है तो क्या कहने, खुद ही विचार कीजिए। गौरतलब है कि राम रहीम को इस साल में 3 बार में 90 दिन की पैरोल दी गई है। नियमानुसार हर कैदी की तरह पैरोल उनका अधिकार है। 2 दिन पहले राम रहीम ने उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित अपने डेरे से वर्चुअल सत्संग भी किया था। अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के आधार पर सत्संग में भाजपा के कई नेताओं ने भी शिरकत की। इनमें विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, हिसार नगर निगम के मेयर गौतम सरदाना और उनकी पत्नी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं करनाल नगर निगम की मेयर रेणुबाला गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, डिप्टी मेयर नवीन कुमार और सीनियर डिप्टी मेयर राजेश कुमार के अलावा चुनाव लड़ने के कई इच्छुक उम्मीदवार भी समर्थन रूपी आशीर्वाद लेने वालों में शामिल थे। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं। जी। स्वच्छता का जो संदेश देगी फिर से सबको आशीर्वाद दे। इस बारे में हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा से एक पत्रकार ने सवाल पूछा तो वे हत्थे से उखड़ गए। आप खड़े होकर के मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपके मन में जो शंका है मैं खड़े होकर सुनता हूं। आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। आप राम रहीम के बारे में कहना चाहते हैं। राम रहीम को भारत की अदालत ने सजा दे रखी है। अब उस पर हमारा और आपका क्या है? इन दोनों उदाहरणों से साफ है कि चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भाजपा के नेताओं को रेप और हत्या के दोषियों के साथ मंच साझा करने, उनसे आशीर्वाद लेने और उनका समर्थन लेने से कोई गुरेज नहीं है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर देश के सामने अगले 25 साल का रोड मैप रखते हैं, वहीं वे महिलाओं को सम्मान देने की अपील भी करते हैं। दूसरी तरफ चुनाव जीतने के लिए न केवल हत्या और बलात्कार के दोषियों को पैरोल दी जाती है, बल्कि गुजरात के चर्चित बिल्किस बानो रेप केस के दोषियों की सजा माफ करके रिहा भी करवाती है। बिल्किस के दोषियों की रिहाई के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। हो सकता है याचिकाकर्ताओं के वकील की मांग पर सुप्रीम कोर्ट दोषियों को जेल में बंद करने का आदेश भी दे दे, लेकिन इस पर सवाल तो उठेंगे ही। विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस नेता इसको लेकर के बीजेपी और प्रधानमंत्री पर निशाने साध रहे हैं।
गुजरात चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की लोकप्रियता आंकने का पैमाना माना जा रहा है। गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। और चुनाव आयोग के आंकड़ों पर नजर डालने से पता चलता है कि गुजरात में हर विधानसभा चुनाव में उनकी लोकप्रियता घटती ही गई। 2002 में गोधरा के बाद हुए चुनाव में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वाधिक 127 सीटें भाजपा को दिलवाई थी। उसके बाद 2007 में 10 सीटें कम हो गई और 117 सीटें ही मिल पाई। 2012 का विधानसभा चुनाव मोदी जी ने भावी प्रधानमंत्री के तौर पर लड़ा था और 2 सीटें कम हो गई। इस बार भाजपा को 115 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2017 का विधानसभा चुनाव मोदी जी के प्रधानमंत्री होते हुए लड़ा गया और भाजपा की 16 सीटें घटकर 99 रह गई। ये हम नहीं कहते, चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं। और अब वे प्रधानमंत्री भी हैं तथा गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी दिलवाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। गुजरात की हकीकत मोदी जी भी जानते समझते हैं। शायद इसीलिए चुनाव में प्रतीकात्मक इस्तेमाल के लिए गोधरा 2002 के चर्चित बलात्कार और हत्याकांड के दोषियों की सजा माफ करके उन्हें रिहा करवाया गया है। चुनाव में केंद्र सरकार की सफलताओं और विफलताओं को मुद्दा बनाया जा रहा है। अब गेंद गुजरात की जनता के पाले में है और फैसला भी उसी को करना है। हालांकि अभी गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, इसलिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले मतदाताओं को लुभाने का कोई भी मौका वे छोड़ना नहीं चाहते। भाजपा और नरेंद्र मोदी पूरी ताकत गुजरात में झोंक रहे हैं। परिणाम चाहे जो भी रहे, लेकिन ये चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा जरूर तय कर देगा। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।